दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। हम लोग परसेंटेज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से कल कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन किए थे सिंपल टाइप के। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसमें आय और व्यय वाले सवाल करेंगे हम लोग। सबसे पहले चीज़ ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है। हर एग्ज़ाम में आपका कोई लेखपाल हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, रेलवे हो, हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, ये नहीं कि एक टॉपिक किया फिर छोड़ दिया। हम लोग पूरा टिल एग्ज़ाम सारे टॉपिक बिल्कुल धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। कल हमने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन हमारा रह गया था। मैं पहले वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर है। एक पेड़ की ऊंचाई क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाती है। यानी हर वर्ष कोई भी पेड़ है 1/8 उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। और दिए हुए है कि पेड़ की जो वर्तमान ऊंचाई है, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई, पेड़ की वर्तमान ऊंचाई दी हुई है 64 सेंटीमीटर। और कह रहा है पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यानी जितनी उसकी ऊंचाई है उसका 1/8 भाग हर वर्ष पेड़ बढ़ जाता है। तो कह रहा 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद कह रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। ये क्या दी हुई, वर्तमान ऊंचाई दी हुई है, हाइट। और कह रहा 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। मैंने कहा क्या 1/8, 1/8 का मतलब क्या होता है, जब हम 1/8 को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। यानी कोई भी पेड़ हर वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है। किसी पेड़ में हर वर्ष 12.5% की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने पहले बताया था जो नीचे दिया होता है ये क्या होता है, रियल वैल्यू। ये क्या होता है, रियल वैल्यू। यानी किसी भी चीज का वास्तविक मान होता है जो उसका ओरिजिनल में है। और पेड़ की ओरिजिनल में ऊंचाई कितनी दी हुई है, 64 सेंटीमीटर। यानी जो 8 का मान है वो कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। 8 का मान कितना है, 64 दिया हुआ है। 1 बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। बढ़ने के बाद कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ये एक बार बढ़ने के बाद 9 होता है। और कितनी बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, क्योंकि हर वर्ष लगातार सक्सेसिव बढ़ रहा है। पहले वर्ष 1/8 बढ़ा, दूसरे वर्ष फिर 1/8 बढ़ा। तो सक्सेसिव क्या बनता है, 1/8। यानी वृद्धि कितनी हो जाएगी, रियल में हमारा 8 है और ओरिजिनल में जो बढ़ के क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अभी 8 है, या जैसे हम यहाँ पे हम कहते हैं ये 8 वास्तविक है, ये हमारा रियल हो गया। और बढ़ा कितना, 1, तो हो कितना गया, 9। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं जो 64 की वैल्यू है वो कितने की है, 8 की वैल्यू। और पूछ कितने की रहा, 9 की। तो ये तो 1 साल का हो गया। अगले साल फिर इतना ही बढ़ रहा, क्योंकि 2 साल लगातार वृद्धि हुई। पहले साल भी 9 बढ़ के हो गया, 8 वास्तविक है, 9 का मान पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है कह रहा उसकी 2 वर्ष बाद वृद्धि कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो वास्तविक में 8 है और 1 वृद्धि हुई है, तो 1 बढ़ के कितना हो गया, 9 हो गया। ये 2 साल बढ़ेगा तो एक बार फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें 2 बार फैक्टर गुणा करना पड़ेगा। 8 से इसको काट देंगे, 2 बार 8 × 64, ये पूरा कट जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 9 नहीं 81। यानी जो वर्तमान में जो पेड़ की ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई थी वर्तमान की, ये 64 थी। और ये क्या हो जाएगी, ये 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया, चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। और दिए हुए पेड़ की वर्तमान ऊंचाई कितनी दी हुई है, 64 सेंटीमीटर। तो इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे, वृद्धि का फैक्टर बनाएंगे, तो वृद्धि का फैक्टर क्या बनेगा, 8 + 1/8 ये बनेगा। ये 1
यहाँ से बनेगा 1 + 1/8, क्योंकि एक तो रियल है और 1/8 उसकी बढ़ जाती है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 9/8। ये 1 साल का वृद्धि का फैक्टर है। कितने का है? ये 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का है। और जब 2 साल वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा 64 गुणे 9/8 और गुणे 9/8, इससे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग आते हैं नए टाइप के क्वेश्चनों में। आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन जो करते हैं किसी व्यक्ति की इनकम वाले, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन करवाता हूँ और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊँगा कैसे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्रीमान कपूर साहब अपनी आय का 20% मकान के किराए पर, देखो किसी भी इंसान की जब आय दी हुई होती है, आय व्यय बचत कितनी भी होती है, तो आय जो दी हुई होती है, आय को हम हमेशा मानते हैं 100%। आय को हमेशा 100% मानते हैं। किसी भी सवाल में हो, उस किसी भी व्यक्ति की इनकम जो होगी उसको हम 100% मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर, मकान किराया, मकान के किराए पर कितना 20% खर्च करते हैं। और कह रहा शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। शेष का, ये कितनी थी आय हमारी, कितनी थी 100% थी, मकान का किराया कितना 20% निकल गया, तो शेष कितना बचा 80% बचा ना भाई। 100 इनकम थी, 20 उसका किराया निकल गया मकान का, बचा कितना 80। तो क्या कह रहा है कि शेष का 70%, जो शेष बचा हुआ है, ये कितना है हमारा शेष बचा हुआ है, कह रहा है इसका भी 70%, शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तो इसका 70% निकालेंगे तो इस 0 से ये 0, ये 0 से 0, 8 7 56, यहाँ कितना आ जाएगा, यानी जो घरेलू खर्च कितना करता है 56%। ये चीज याद रखना, जब भी अगर यहीं पे कह देता, इसी सवाल में कह देता कि कपूर साहब की आय हमने मान ली 100% है, उसमें से कह देता मकान का किराया जो है 20% देते हैं, उसके बाद कह देता घरेलू खर्च में 70%, तो फिर हमें 80 का नहीं, हम फिर 100 का निकालते। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में कह देता कि जो इसने कहा है शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है, अगर शेष शब्द ना लगाता, सीधे कह देता कि अपनी आय का 20% मकान पर और 70% शेष घरेलू खर्च पर करता है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट घरेलू खर्च कितना लिख देते 70%। लेकिन ऐसा नहीं कहा, उसने कहा है कि शेष का, शेष कितना बचा 80 का, शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करता है। तो अब यहाँ से देख लेंगे 56 ये निकला और 20 ये कितना आ गया 76%। ये टोटल क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा टोटल खर्च, 20 मकान किराया और शेष घरेलू चीजों पर 56, दोनों मिलाकर 76% ये खर्च हो गया। आय हमारी 100, अब बचत कितनी हुई, यहाँ से बचत बची हमारी 24%। इसको क्या करेंगे, इसको हम 100 में से घटा के निकालेंगे, 100 में से 76 घटाएंगे कितना आ जाएगा 24% आ जाएगा। और कह रहा उसकी बचत, यहाँ पे प्रतिशत में बचत कितनी आई है 24, और रुपयों में कितनी दे रखी है, रुपयों में जो बचत उसने दे रखी है वो दे रखी है 1800 रुपये। रुपयों में बचत सवाल में कितनी दे रखी है 1800 रुपये। तो कह रहा कुल आय रुपयों में कितनी होगी, कुल आय कितनी है हमारी 100% हमने मानी है, बचत का प्रतिशत कितना है 24 और रुपयों में कितनी है यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे बचत हमारी ऊपर जो है और बचत का प्रतिशत कितना है 24, ये आ गया नीचे। और पूछा क्या है इनकम, जो चीज़ पूछती है उसको कहाँ रखते हैं हमेशा गुणे में, ये हो गया, काट लेंगे 6 चौको 24 और 36 का 18, ये हो गया 300, 4 से इसको काट लेंगे 25 बार ये चला जाएगा, 25 तियाँ 75, 7500 रुपये। तो इनकम कितनी आ जाएगी हमारी 7500 रुपये। समझ में आ गया, करना कुछ नहीं, सवाल में जैसा कहा है एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी सवाल में इनकम हमेशा हम 100% ही मानेंगे। उसके बाद उसने कह दिया मकान किराए 20%, उसके बाद कह रहा है जो शेष बचा हुआ है शेष का 80%, शेष का 70%
घरेलू खर्च पर, तो शेष का 70% हमने कितना निकाल लिया, 56 आ गया। दोनों को ऐड कर दिया, बचत फिर उसके बाद हमारी कितनी बची, दोनों खर्च, आय में से खर्च हम, क्योंकि क्या होता है जो हमारी आय होती है, आय क्या होती है, आय होती है खर्च प्लस बचत, ये होती है ना। आय क्या होती है हमारी, जितना हम खर्च करते हैं और जितनी हमारी बचत होती है, दोनों को मिला के यही क्या होता है, आय। तो यहाँ पे आय हमने 100% मानी है, इतना हमारा खर्च हो गया, खर्च में से हमने आय में से खर्च को घटा दिया, ये बचत निकल आई। बचत रुपयों में दी है कितनी, 1800, और प्रतिशत में कितनी निकली हमारी, 24। तो रुपए ऊपर, उसका प्रतिशत नीचे, और आय निकालनी है तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आदमी आय का 24% मकान किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है यदि उसकी बचत 6300 रुपए। देखो सेम सवाल ये भी है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। कह रहा अपनी आय का 24% मकान किराए पर, तो हमने फिर से मान ली आय कितनी मान ली हमने, आय मान ली 100% आय मान ली हमने। उसके बाद कह रहा है 24% मकान किराए पर, तो किराया जो दे रहा है वो किराया कितना दे रहा है, 24% किराया दे रहा है। उसके बाद कह रहा अब तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है, पिछले सवाल में कहा गया था 20% अपने मकान किराए पर खर्च करता और शेष का 70% अपने घरेलू खर्च पर करता है। इसमें कह रहा है अपनी आय का 24% तो मकान किराए पर, तथा अपनी आय का जो उसकी ओरिजिनल आय है उसी का कितना 62%, अपनी ओरिजिनल आय का 62% वो परिवार व्यय में खर्च करता है। इसमें ओरिजिनल आय का ही 62% अपने परिवार व्यय में खर्च करता है। तो यहाँ पे 20% किराए में और 62% परिवार व्यय में, तो ये कितना हो गया, 4 2 6 और 6 2 8, 86% ये क्या हो गया, उसका खर्च हो गया, टोटल खर्च हो गया 86%। उसके बाद क्या कह रहा है, उसकी बचत 6300 रुपए। यहाँ से हम अगर इसकी बचत निकालेंगे तो बचत प्रतिशत में कितनी बचेगी, 100 में से 86 घटाएं कितना आ जाएगा, 14%, 14% आ जाएगा। और बचत यहाँ पे बचत उसने दे रखी कितनी, बचत दे रखी 6300 रुपए। तो बचत 6300 रुपए दे रखी है, और उसने पूछा क्या है, कुल आय। सवाल में पूछा गया है कुल आय पूछी है, तो कुल आय कैसे निकालेंगे, बचत जो रुपयों में दे रखी है बचत ऊपर, और प्रतिशत में बचत कितनी, 14 नीचे। कुल आय निकालनी है, कुल आय हमने कितनी मानी प्रतिशत में, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 9 63, 900 ये आ गया, 2 से इसको काट देंगे 50, 9 पना 45, बात के 2 जीरो 3 जीरो, ठीक है 3 जीरो आएंगे। ये कितना आ गया, 45,000 रुपये हमारी टोटल इनकम आ गई। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है और उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में भी 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। राम है, राम की व्यय और बचत दिया हुआ है। राम का जो व्यय है और बचत है उनका अनुपात दिया हुआ है 3:2, ठीक है। अब ये 3 और 2 दिया हुआ है, तो इसको हम करते क्या है, एक चीज पता है ना आपको, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये चीज याद रखना।
इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर खर्च प्लस सेविंग। बचत दे रखी है, रेशियो में है। रेशियो में हम यहाँ पे जैसे रेशियो में हमने दो, यहाँ पे रेशियो में हमने 2 जीरो लगा लिए, यहाँ भी 2 जीरो लगा लिए। रेशियो में हम दोनों तरफ सेम चीजें कर सकते हैं, इधर भी जीरो लगाए इधर भी जीरो लगाए। अगर जीरो लगे हैं पहले से तो हम जीरो हटा भी सकते हैं, इसका ये जीरो हटा लिया हमने, कुछ भी कर सकते हैं। रेशियो में जो चीज इस तरफ इस रेशियो में करेंगे वही चीज हम इस रेशियो में करेंगे। रेशियो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये 3:2 दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं हम, इसको 100 के रेशियो में बना लेते हैं। 100 के रेशियो में कैसे बनाएंगे, पूरे में ये 3 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ, पूरे में हमने 20 से गुणा कर दिया। आय में भी और ये व्यय में भी और बचत में भी, दोनों में हमने 20 से गुणा कर दिया। ये कितनी आ जाएगी, व्यय आ जाएगा हमारा 60, व्यय हमारा 60 आ जाएगा और बचत कितनी आ जाएगी हमारी 40 आ जाएगी। एक चीज आपको पता है, ये क्या है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर हमारा कितना दिया हुआ है 60 प्लस सेविंग कितनी दी हुई है 40, तो हमारी इनकम कितनी आ जाएगी, इनकम हमारी 100 आ जाएगी ना। इनकम एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, एक्सपेंडिचर हमारा कितना आ गया 60, बचत हमारी आ गई 40, तो इनकम दोनों का टोटल होता है तो इनकम कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, 100% हो गई, ठीक है। ये वैल्यू नहीं आई है, ये वैल्यू नहीं आई है, ये सब चीजें रेशियो में चल रही है। ये 60 रेशियो है, ये 40 रेशियो है, दोनों का टोटल कितना हो गया 100 रेशियो। हमारा मकसद क्या है कि हम आय को 100 बना लें, 100, या तो रेशियो में हो पर प्रतिशत में हो, कुछ भी हो, आय हमारी 100% हो जाए। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कह रहा है आय में 10% की वृद्धि होती है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जिस चीज में जितनी वृद्धि हो उतना लिखेंगे। अब 100 में 10% की वृद्धि कितनी होगी, 10 ही होगी। जैसे हम लिखें 100 में 10%, तो 10% का मतलब क्या हो गया 10/100, जितनी की वृद्धि करनी है 10% की वृद्धि करनी है, 10/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से 100 कटिए, कितना आ गया 10 ही तो आया। तो आय में कितनी हो गई 10% की वृद्धि हो गई। और सवाल में कह रहा है उसके व्यय, उसका व्यय 12% बढ़ जाता है। ये क्या है व्यय, और 12% मतलब 7.2। अब ये 7.2 कैसे आया, 60 का आप 12% निकालोगे तो 60 का 12% कैसे निकलेगा, 60 गुणे 12/100, इससे ये कट जाएगा और 2 से काट लो 5, तो ये 2 छक्का 12, इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6 36/5, 5 से आप भाग दो 7, 5 7 35, एक बचा पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, फिर जाएगा 10 और 5 दूनी 10, 7.2। ये समझ में आ गया कैसे आया। इनकम हमारी कितनी बढ़ी 10 बढ़ गई, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 7.2। तो इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी सेविंग। तो 10 में से अगर हम 7.2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2.8 बचेगा ना। इन दोनों को जोड़ के देखो, 8 2 10 के 0, हासिल 1, 7 2 9 1 10, 10 आ जाएगा। यानी हमारी जो सेविंग बची वो कितनी, यहाँ पे देखो ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारी वृद्धि है। आय में 10% की वृद्धि हुई और ये एक्सपेंडिचर में 7.2% की 7.2 की वृद्धि हुई, और ये जो आई है ये 2.8, ये किस में है, ये सेविंग में वृद्धि हुई है कितनी 2.8। अब हमें नहीं पता ये 2.8 है कितनी, इसको हमें क्या निकालना है प्रतिशत में। कह रहा है आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे 2.8 बटे किस में हुई है 40 में वृद्धि हुई है, तो 40 को नीचे रख दिया और यहाँ पे क्या करेंगे प्रतिशत में निकालना, तो 100 से गुणा कर दिया। इस पॉइंट को हटाएंगे, ये 0 कट जाएगा और इसको काट लेंगे हम किससे, 4 से काट लिए, 4 दाम 40 और 4 सत्ते 28, ये 10 से 10 कट गया, तो क्या आ गया 7%। तो कितने की वृद्धि हो जाएगी सेविंग में 7% की वृद्धि हो जाएगी। समझ आ गया। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये जैसे व्यय है, बचत दिया हुआ है, 3:2 के अनुपात में दिया हुआ है। इन दोनों में हमने क्या किया 20 का गुणा कर लिया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। इन दोनों का टोटल कितना 100 के बराबर हो गया, क्योंकि
इनकम बराबर हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब देखो एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हुई, 10 आ गया। एक्सपेंडिचर में 12% की वृद्धि हुई तो 72 7.2 आ गया। इनकम में से हमारा एक्सपेंडिचर घट गया तो क्या आ गया, सेविंग आ गया। सेविंग कितना आ गया, 2.8। अब 2.8 40 का कितना प्रतिशत है, वही हमने निकाल लिया। तो 2.8 अपॉन में 40 इंटू 100। ठीक है, चलिए अभी आगे फिर से मैं ऐसे ही कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। जब थोड़ी और आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है। यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपए तो उसकी मासिक आय क्या होगी। उसकी मासिक बचत पूछिए। चलिए देखते हैं। कह रहा ए अपनी मासिक वेतन का 20% बचाता है। आय, आय मैंने बताई कितनी मानना हमने आय हमेशा 100% मानते हैं। आय मान ली हमने कितनी, 100। कह रहा 20% बचाता, अपनी आय का 20%। बचत जो है उसकी कितनी है, 20% है। तो जो उसका व्यय होगा, व्यय क्या हो जाएगा, आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय आ जाएगा। और व्यय हमारा कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। प्रतिशत में हमारा व्यय कितना आ गया, 80%। और व्यय पैसों में दे रखा हुआ है उसने कि उसका मासिक व्यय जो है, उसका जो मासिक व्यय है रुपयों में 6000 रुपए है। रुपयों में कितना है, 6000 रुपए। तो व्यय कैसे निकालेंगे, जो रुपयों में व्यय है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 6000। और परसेंटेज में क्या है नीचे 100। ये एक रेशियो की वैल्यू आ गई। निकालना हमें क्या है, उसकी मासिक बचत। और मासिक बचत कितनी है उसकी, 20%। तो 20 से क्या कर देंगे गुणा। जिसको निकालना होता है उसका गुणा, जिससे निकालना हो तो उसको कहाँ नीचे रखते हैं, नीचे में। व्यय से हमें निकालना है तो व्यय कितना है, प्रतिशत में हमारा 80 है। रुपयों में व्यय 6000 रुपए, रुपयों में ऊपर रखा, प्रतिशत को नीचे रखा। निकालना हमें बचत, बचत से गुणा कर दिया। 20 से इसको काट देंगे, 20 को 80, और 4 से इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। ये कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। उसकी बचत कितनी आ गई, 1500 रुपये। ये तो बिल्कुल इजी है। आय दी हुई थी 100, बचत 20% थी। आय में से बचत को हटा दिया, आय व्यय आ गया हमारा 80%। उसमें से मासिक व्यय उसने दे रखा है कितना, 6000 रुपये। प्रतिशत में हमारा व्यय आया 80 और रुपयों में दिया हुआ है 6000। तो 6000 बटे 80। निकालनी है हमें बचत, तो बचत कितनी दी है, 20%। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो इनकम कितनी है, 100। एक्सपेंडिचर उसका कितना है, 80। एक्सपेंडिचर कितना, 80। और कह रहा उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। एक ये चीज जानते हो ना आप, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर है हमारा 100, वो सॉरी एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ, इनकम है हमारी 100, एक्सपेंडिचर कितना है 80। 100 इनकम है, 80 एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी बचेगी, 20 सेविंग बचेगी। 20 सेविंग बचेगी। कह रहा उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। मैंने बताया था ना वृद्धि कैसे निकालते हैं, 100 में कितनी वृद्धि होती है, 12% की। तो 100 गुणे 12 बटे 100, 100 से 100 कट जाए। किसी भी चीज में एक चीज याद रखना, 100 में से कितनी भी वृद्धि हो, अगर हम 100 में कहते 10% तो 10 की वृद्धि होगी। 100 में से अगर किसी भी चीज की जितनी वृद्धि होगी हूबहू है, उसमें कोई चीज नहीं होता। अगर 100 में कहते 50% की वृद्धि तो कितनी हो जाएगी, 50 की। 100 में अगर 70 की वृद्धि कहते तो कितनी हो जाएगी, 70। तो 100 में 12% की वृद्धि, तो 100 में वृद्धि कितनी हो जाएगी, 12। 100 में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कह रहा है उसकी बचत में 10% की कमी होती है। अब यहाँ पे क्या हो गई, कमी हो गई। सबसे बड़ी चीज क्या है, अभी तक वृद्धि हो रही थी, अब इस सवाल में क्या पूछ रहा है, कमी पूछ रहा है। कह रहा है बचत में 20%
बचत में 10% की कमी हुई। अब 20 का 10% निकालो, कितना आएगा? सॉरी 10% निकालना ना, 10/100, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया? 2 बचा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस लिख देंगे, 2 की कमी हो गई। आप सोचो कि आपकी आय कितने रुपए बढ़ रही है? 12 रुपए बढ़ रही है, फिर भी आपकी बचत कितनी हो रही है? नेगेटिव में जा रही है। बचत नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है? आपका जो खर्चा है, वो आपकी इनकम से भी ज्यादा है। आपका जो खर्चा है, ये जो खर्चा है आपका, वो इनकम आपकी बच नहीं रही। इनकम अगर यहाँ पे जीरो आ जाती, इसका मतलब जो 12 रुपए हमारा बढ़ा हुआ है वो पूरा का पूरा खर्च हो जाता। लेकिन यहाँ पे इनकम क्या हो गई? इनकम में कमी आ रही है। कमी का मतलब इनकम जो हमारी, वो सेविंग में कमी आ रही है। जो हमारी सेविंग थी पहले 20 से घटकर अब तो 18 बची, क्योंकि माइनस की 2 रुपए और चले गए हमारी जेब से। इसका मतलब खर्च कितना कर रहे हैं हम लोग? 14 कर रहे हैं। 12 हमारी इनकम बढ़ी है, 2 हमारी और कमी हो गई बचत में, तो खर्च कितना हो गया? 14 हो गया। और क्या कह रहा है? खर्च में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो खर्च में कितनी वृद्धि हो गई? 14 की वृद्धि कितने से? 80 से। 80 गुणे 100, 20 से काट लेंगे, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 पना 35/2। और 35/2 को क्या लिख सकते हैं? 17.5%। तो हमारे खर्च में कितने की वृद्धि हो गई? 17.5% की वृद्धि हो गई। एक चीज याद रखना, कभी ऐसा मत करना कि ये साढ़े यहाँ से 12 लिखा हुआ और ये 2 जो निकाला तो इसमें घटा के आप यहाँ पे 10 लिख दो। ये गलती कभी मत करना। एक चीज याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है और कमी को हमेशा निगेटिव में लिखते हैं, माइनस से डिनोट करते हैं। और 12 में से जब ये घटाएंगे, 12 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 12 में से जब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 12 + 2 क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा 2500 लोगों में से 60% लोगों में से बचत करने की आदत पाई गई है। कुल व्यक्ति जो है दिया हुआ सवाल में, कुल व्यक्ति 2500 है। कह रहा 2500 में से 60% लोगों में बचत करने की आदत पाई गई है। और कह रहा है कि उनमें से 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकखाने में अपनी बचत करते हैं। और कह रहा शेष शेयरों में बचत करते हैं। तो कह रहा शेयर धारकों की संख्या बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले कुल व्यक्ति कितने हैं? 2500। 2500 में से 65% बचत करते हैं, बाकी तो बचत करते ही नहीं। तो बाकी से तो हमें कोई मतलब नहीं, जो बचत करते हैं वो निकाल लेते हैं। तो कुल व्यक्ति का 2500 का जो बचत करते हैं वो कितने हैं? 60%। तो इसका 60% निकालिए, दोनों जीरो कट जाएंगे। 25 छक्का 150 यानी 1500। टोटल जो बचत करते हैं वो कितने लोग हैं? 1500 लोग हैं। इन 2500 लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो काम की चीज चाहिए थी वो हमने निकाल ली। ये कितने हैं? ये 60% लोग हैं जो बचत करते हैं, जिनसे हमें मतलब है। अब इसमें से कह रहा है 30% लोग बैंक में बचत करते हैं, प्लस 32% लोग डाकखाने में बचत करते हैं, इतना दिया हुआ है। प्लस हमें नहीं पता, यहाँ पे शेयर में कुछ लोग बचत करते हैं, हमें नहीं पता, हमने मान लिया X% लोग शेयरों में बचत करते हैं। ठीक है, 30% बैंक में, 32% लोग डाकखाने में, डाकघर में, और X% हमें नहीं पता कितने लोग हैं, कुछ लोग शेयरों में निवेश करते हैं। अब शेयरों में कितने निवेश करते हैं वो हम निकाल लेंगे। तो इसको 100 में से, टोटल 100% में से इतने लोगों को घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको मिला के सब ये किसके बराबर है? 100% के। भाई 30% ये हो गया, 32% हो गया, और कुछ लोग शेयरों में, यानी टोटल कितना है? ये 100% लोग हैं। 100% लोग, इसमें से 30 32 ये कितना हो गया? 62 हो गया। और 62 जब इस तरफ 100% में से घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 38% बचेगा। ये 62 जब
इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे और इस तरफ जाके घट जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 38। यानी जो 38% लोग हैं ये क्या करते हैं, ये लोग शेयर में करते हैं, ये लोग शेयरों में निवेश करते हैं। और सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि शेयर धारकों की संख्या, शेयर धारकों की क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ से जो टोटल लोग बचत करते हैं, ये टोटल जो बचत करते हैं ये 1500 लोग हैं। 1500 लोग में से ये कितने लोग हैं, ये अपने आप में 100% हैं और शेयर धारक कितने हैं 38%। तो 38 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यही ये क्या है, यही तो हमारे शेयर धारक हैं, यही तो हमारे क्या है शेयर धारक है। और शेयर धारकों का हमें क्या निकालना है, शेयर धारकों की संख्या निकालनी है। जब किसी चीज में संख्या निकालनी है तो प्रतिशत नीचे रखते हैं। अगर यहाँ पे कह देता कि कितने प्रतिशत लोग, तो यहाँ पे प्रतिशत तो ऑलरेडी निकला हुआ है कि 38% लोग बचत करते हैं, हमें निकालनी है संख्या। तो 38 ऊपर और 100 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 100 से जब भाग कर दिए तो ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 8 120 के जीरो, वहाँ से लगी 12 और 15 3 45 और 45 10 55 2 57 लोग तो 500 नहीं आएगा, गुणा होगा तो फिर से देख लेते हैं। 15 8 120 12 और 15 3 45 और 2 57 570, 15 3 45 10 55 2 57 570 लोग। 570 लोग ऐसे क्या हैं जो शेयरों में निवेश करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। कुल व्यक्ति दिया हुआ 2500 रुपए, जिसमें से कह रहे 60% लोगों में से, जिसमें से कह रहा है 60% लोगों में से बचत करने की आदत पाएगी, तो उसका 60% हमने निकाल लिया। इससे हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ बचत 60% करते हैं तो 60% लोगों को हमने निकाल लिया। 60% कितने आ गए 1500 लोग। अब जो 60% लोग हैं, 60% लोगों में से 30% लोग अपन बैंक में बचत कर लेते हैं, 32% लोग डाकघर में और कुछ लोग शेयर में। कुछ हमें नहीं पता कितने, हमने एक्स मान लिया। वो टोटल मिला के कितने 100% के बराबर से 100 में से घटा लिया, जो एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 38 आ गई। यानी शेयर धारक कितने आ गए हमारे 38%। तो जो 1500 रुपए हैं वो कितने 100% के बराबर है। जो 1500 लोग हैं 100 से भाग दे दिया, हमें क्या निकालना शेयर धारकों की संख्या निकालनी है। तो शेयर धारकों के प्रतिशत से क्या कर दिया, हमने गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तेरा रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। व्यय और बचत, अभी ऐसा एक सवाल करवा चुका हूँ, फिर से दूसरा करवा देता हूँ। व्यय कितनी है 5 और बचत कितना 1। मैंने बताया था कि इसको हम लोग क्या करते हैं 100 के रेशियो में बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें पूरे में हमने क्या कर लिया 20 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, ये कितना हो गया 100 हो गया, ये हमारा 20 हो गया। बचत 20, व्यय हमारा 100, इनकम हमारी कितनी आ गई, यहाँ से हमारी आय आ गई। आय बराबर क्या होता है व्यय प्लस बचत। व्यय हमारा कितना 100 रुपये, बचत कितनी है 20 है, तो हमारी आय कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी। ठीक है, 120 हमारी आय आ गई। कह रहा उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है। 120 है, 120 का जब 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 25/100, 25 चौको 100 4 बार चला जाएगा, 4 से 30, यानी आय कितनी बढ़ गई हमारी 30 बढ़ गई। आय कितनी बढ़ गई हमारी 30% बढ़ गई। और कह रहा है बचत 15%, और बचत कितनी बढ़ती है हमारी 15%। तो 20 का 15% कैसे निकालेंगे, व्यय बचत हमारी कितनी बढ़ती है 15%। 20 पंचे 100 और 5 3 15, तो बचत कितनी बढ़ गई हमारी 3। आय हमारी 30 बढ़ी है, बचत हमारी कितनी बढ़ी है 3 बढ़ी है। तो 30 में से जब 3 चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 27।
क्योंकि इन दोनों का टोटल किसके बराबर होगा, हमारी आय के बराबर होगा। आय हमारी 30 बढ़ी है, बचत बढ़ के 3 हो गई है। 20 का 3% निकाल, 20 का 15% कितना आ गया, 3 आ गया। तो व्यय हमारी कितनी बढ़ी है, 27 बढ़ गई है। और कह रहा है व्यय प्रतिशत में कितनी बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, 27 बढ़ी है। कितने से, 100 से। और 100% निकालना तो 100 से गुणा, ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 27% की वृद्धि हुई है। समझ में आ गया। क्या दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है। व्यय हमारा 5:1 के अनुपात में दिया हुआ है। व्यय हमें पता है व्यय और बचत कितना होता है। यहाँ पे अगर हम आय निकालेंगे तो आय कितनी आ जाएगी, 5 और 1 6 रेशियो, ये कितना हो जाएगा, 6 होगा। और पूरे में हमने क्या कर लिया, इधर भी अगर बराबर की तरफ हमने 20 का गुणा किया तो इस तरफ भी 20 का गुणा, तो आय हमारी कितनी हो जाएगी, 120। बचत हमारी हो जाएगी 20 और व्यय हमारा कितना हो गया, 100 हो गया। 120 का 25% वृद्धि होती है। 120 का 25% हमने निकाली, कितनी वृद्धि हो गई, 30 हो गई। और बचत में कितनी वृद्धि होती है, 15% की, तो ये हो गया हमारा 15%। किसी 20 का 15% कितना आ गया, 3 आ गया। आय में से बचत हमने घटा ली तो हमारा व्यय कितना आ गया, 27। और 27 कितने में बढ़ा है, 100 में बढ़ा, तो 27/100 और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा, और नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। आज हम लोगों ने आय और व्यय के कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और पूरे हर एक टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं पहले कराऊंगा सारे, उसके बाद हम लोग पूरा सारा सिलेबस डिस्कस करेंगे।